अच्छा चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में, वो हमारे पास होती हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स होती हैं जो कि हमने पढ़ना होता है। ठीक है, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स हमारे पास क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होती हैं। अब एक आई थिंक बायो के अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, बट प्लाज्मा पे मैं इतना यहाँ पे फोकस नहीं करता बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है, तो वी डोंट रियली फोकस ऑन दैट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे आती है वो होती है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स, और इसके अंदर हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सॉलिड, सॉलिड्स होता है। और सॉलिड्स में हमारे पास क्या चीज़ होती है? हमारे पास सॉलिड्स की जो शेप होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है। ऐसी करके हमारे पास सॉलिड्स की शेप होती है। यहाँ पे इस तरह करके डिवीजन होती है ऐसे करके, और ये परफेक्ट सा ना ऐसे करके एक परफेक्ट डिवीजन हो रही होती है। तो क्योंकि इसकी सॉलिड की परफेक्ट डिवीजन हो रही होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है इसका? बिकॉज ये इस तरह की शेप में होता है। अब आपके पास अगर कोई ब्रिक है, लेट्स सपोज ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है ब्रिक का वॉल्यूम आपके पास बिल्कुल फिक्स्ड होगा। आप उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, उसका वॉल्यूम जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसमें मैं वॉल्यूम आपके पास वैसे वही चीज़ होती है, जितना स्पेस आपने ऑक्यूपाई किया होता है ना वो वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम ये सारी चीज़ होगी, इट वुड बी दिस वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये जो छोटी सी स्पेस है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये जो सारी की सारी स्पेस आ रही है ये इसका वॉल्यूम होगा। तो पॉइंट है इसके, जो भी आपके पास सॉलिड्स होते हैं ना उनके वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते, देयर वॉल्यूम इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड। ठीक है, तो एक तो फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और आप इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, तो ये कंप्रेस भी नहीं होते हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे आर नॉट कंप्रेसिबल। आप इनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। और फिर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है कि दे डज नॉट फ्लो, दे डू नॉट फ्लो। ठीक है, फ्लो नहीं करते। फ्लो आपके पास सिर्फ जो लिक्विड्स होते हैं ना वो फ्लो कर रही होती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई भी चीज़ जो होती है ना वो फ्लो खास नहीं करती। ठीक है, तो दीज आर दी ओनली थिंग्स दैट फ्लो एंड एनीथिंग एल्स दे डू नॉट रियली फ्लो। तो ये आपके पास होगी सॉलिड। सॉलिड के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है लिक्विड्स आ जाते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड्स की जो शेप होती है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, और इस तरह करके ना आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे करके ना वो अरेंज हुए होते हैं। तो दिस इज़ हाउ दे आर अरेंज्ड। इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी इनका क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि दे आर हार्ड टू कंप्रेस, बहुत ज़्यादा हार्ड टू कंप्रेस होते हैं। और यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या आता है कि दे फ्लो। ठीक है, दे फ्लो करते हैं, वो फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, आराम से फ्लो कर जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ होती है ये फ्लो नहीं करते। तो ये चीज़ होगी हमारे पास लिक्विड्स के बारे में। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं फाइनली गैसेज आ जाती हैं। ठीक है, तो गैसेस में क्या होता है? गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से और फार अपार्ट होते हैं। एक यहाँ पे होगा पार्टिकल, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे अंदर, एक यहाँ पे। और इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो रही होती है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ये इजी टू कंप्रेस होते हैं, आराम से आप इनको कंप्रेस कर सकते हो। इजी टू कंप्रेस इसलिए होते हैं बिकॉज कभी आपने वो एग्जांपल देखी जब आप सिरिंज लो और सिरिंज के अंदर जब आप थोड़ी सी एयर सकिंग करो। पहले तो हम इंक वाले पेन्स यूज़ करते थे ना, तो इंक वाले पेन्स जब यूज़ करते थे तब आपके पास जब सिरिंज को आप भरने लगते थे सिरिंज के थ्रू, तब वो जो आपके पास एयर होती थी, एयर को आप सकिंग करते थे सिरिंज के अंदर। और जब उनको आप सिरिंज की कैप बंद करके उसको आप करते थे, प्लंजर को पुश करते थे, फिर भी आपके पास जो एयर थी वो पुश हो जाती थी, प्लंजर पुश हो जाता। तो इसका मतलब वो इजी टू कंप्रेस होता है। अगर आप बलून की भी एग्जांपल ले लो ना, तो बलून अगर आपने फ्लोट करके लिखा हो और फिर आप बलून को थोड़ा सा स्क्वीज़ करो एक एंड से, तो वो आपके पास जो एयर होती है वो कंप्रेस हो जाती है। बस बलून जो होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है लेकिन टाइट हो जाता है। तो ये आपके पास इसका मतलब है ईजी टू कंप्रेस है और फ्लो भी करता है। ठीक है, तो
दे ऑल्सो फ्लो। अब यहाँ पे जो आपके पास लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं ना, इनका एक नाम होता है, इनको आप मिला के क्या कहते हो, इन दोनों को यू कॉल दीज थिंग फ्लूइड्स, ठीक है, इनको आप कहते हो फ्लूइड्स। इनका नाम होता है, अक्सर केमिस्ट्री में आपको ये नाम मिल रहा होगा, लिक्विड्स और सॉलिड्स को आप क्या कहते हो, फ्लूइड्स कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारों की हमने बातें कर ली। इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये अगर आप अपने बलून के अंदर वाटर भर दोगे तो उसका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हार्ड टू कंप्रेस होते हैं और कंप्रेस करना, लेकिन कंप्रेस हो जाते हैं। आप अगर वाटर बलून लोगे तो वो कंप्रेस तो हो जाएगा, थोड़ा सा आप उसको स्क्वीज़ करोगे तो हो जाएगा, लेकिन हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, फट जाते हैं वो जल्दी। और ये जो इसमें होता है ये तो नॉट फिक्स्ड होता है, ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेंगे। आप इनको छोटे से कंटेनर में रखोगे, एयर इस कंटेनर में आ जाएगी, आप इनको बड़े से कंटेनर में रखोगे, वो यहाँ पर भी स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इनका जो वो होता है ना वॉल्यूम, वो क्या होता है, नॉट फिक्स्ड होता है। लेकिन यही अगर आप यहाँ पे यही वाला कंटेनर लो और इसी वाले कंटेनर में आप अपना वॉल्यूम रख रहे हो तो वॉल्यूम उसका इतना होगा। अगर आप इसके अंदर रख रहे हो तो उसका वॉल्यूम होगा इतना होगा, लेकिन वॉल्यूम का आंसर सेम आएगा, ठीक है। मतलब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये रेक्टेंगल बन रहा है छोटा सा नीचे, और ये मेरे ख्याल में ये भी रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन अगर आप एयर लोगे तो एयर में क्या होगा, एयर में ये होगा कि अगर आप इस तरह का कंटेनर लेते हो ना तो एयर कम्प्लीटली इसकी तरह यहाँ पर जाके फिक्स हो जाएगी, और अगर इसमें कर रहे हो तो एयर यहाँ पर आके आ जाएगी। तो वो मतलब इनकी जो वैल्यूज है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब है वॉल्यूम फिक्स नहीं है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये छोटी सी बेसिक चीज़ें थी, इसमें कोई सवाल है तो कर लो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, अब इस चैप्टर का नाम भी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है, तो इट्स समवट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें होता क्या है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में, ये बेसिकली ना आपके पास थ्योरी होती है, और ये थ्योरी किस चीज़ की होती है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, या ऑब्जेक्ट्स कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ, आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो मूव किस तरह कर रहे हैं, तो ये उससे रिलेटेड ना एक थ्योरी होती है कि जो आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आखिर मूव किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये काइनेटिक यहाँ पे मेंशन्ड है। काइनेटिक का क्या मतलब होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। जो फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा, फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते थे, काइनेमेटिक्स पढ़ते थे ना, वो होता था हमारे पास मोशन होता था, और काइनेटिक एनर्जी भी होती थी फिज़िक्स में, एंड दैट वाज द एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है, इट्स आल्सो रिलेटेड टू आवर मोशन। इट्स बेसिकली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये होता है आपके पास इज़ डिफाइंड एज दी, आप यहाँ पे कह दो डिफाइंड एज defined as the movement of particles in solids, liquids and gases. In solids, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होती है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी होती है। और इसमें काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी आपकी क्या कहती है कि एवरी पार्टिकल इज़ इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये जो होती है ना थ्योरी कह रही थी, एंड यू विल फाइंड दिस आउट इन योर एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, इट सेज बल्कि कांस्टेंट रैंडम मोशन जो है ना, ये डिपेंड करता है, ये मैं चलो खैर लिखवाऊंगा नहीं एज अ पॉइंट, बिकॉज ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास लिक्विड और गैसेस है तो वो रैंडम मोशन में होता है, लेकिन सॉलिड तो रैंडम मोशन में नहीं ना होता ना, तो उसको फिर हम नहीं ऐसे कंसिडर करते। एक मिनट, यहाँ पे एक ना टेबल था, ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो टेबल है ना, दिस बेसिकली समराइजेज एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट इन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इसमें उन्होंने यहाँ पे सॉलिड्स बनाए हैं, सॉलिड्स यहाँ पे डायग्राम है, लिक्विड की डायग्राम है, देन गैस की डायग्राम है। इनकी डायग्राम्स अक्सर वो टेस्ट करवा भी लेता होता है, P2 एंड देन P1 में वो ना टेस्ट कर लेता होता है। तो यहाँ पे जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में वो अरेंजमेंट बता रहे हैं। अरेंजमेंट हमारे पास क्या होती है सॉलिड्स के अंदर, कि जो सॉलिड्स होते हैं हमारे पास, दे आर क्लोज टुगेदर एंड दे आर इन रेगुलर पैटर्न। अब क्लोज टुगेदर तो हमें नज़र आ रहा है, इसकी डायग्राम को देख के नज़र आ रहा है, दे आर क्लोज टुगेदर। रेगुलर पैटर्न का क्या मतलब है, अगर रेगुलर पैटर्न को आप देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 पार्टिकल्स यहाँ पर है, फिर 3 पार्टिकल्स सेकंड रो में, 3 पार्टिकल्स थर्ड रो में, ठीक है। तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि आपके पास जो यहाँ पे सॉलिड्स हैं वो किस मूवमेंट में है, दे आर इन रेगुलर पैटर्न। और अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे होती है, मूव इनके पार्टिकल्स नहीं करते। अगर इनके पार्टिकल्स मूव करने लग जाए ना तो बस तो सॉलिड रहेगा ही नहीं, वो लिक्विड बन जाएगा।
तो इस वजह से ये जो होते हैं मूव नहीं करते, ये वाइब्रेट करते हैं। जब इनको आप हीट प्रोवाइड करते हो ना तो ये वाइब्रेट करते हैं, और यही हमारे पास प्रोसेस होता है बॉइलिंग, इवेपोरेशन और इस सब चीज़ों का। जब आप सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हो तो सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और वो वाइब्रेट, जब वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करने लग जाए तब वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वो लिक्विड बन जाते हैं। और जब वो लिक्विड बनते हैं, लिक्विड फिर हल्की सी हीट गेन करने में वो एकदम से ना इधर उधर मूव करने लग जाता है, और जैसे ही वो गैस बनते हैं, गैस तो तेज़ी से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होता है। तो ये सॉलिड सा। अब लिक्विड में क्या होता है, क्लोज टुगेदर होते हैं लेकिन रैंडम अरेंजमेंट होती है। देखो अरेंजमेंट रैंडम है, कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, और वो मूव करते हैं, मूव अराउंड ईच अदर। और जो गैसेज होते हैं वो उससे भी ज़्यादा थोड़े से वाइल्ड हो जाते हैं, फार अपार्ट होते हैं, देख सकते हैं हम रैंडम अरेंजमेंट जैसे इसमें होती है। और ये क्या करते हैं, मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। ये क्विकली मूव क्यों करते हैं, बिकॉज इनका जो मैस होता है वो बहुत कम होता है। अगर किसी भी चीज़ का मैस कम है तो जाहिर सी बात है दे वुड ईजिली मूव अराउंड ईच अदर, ठीक है। तो वो आराम सुकून से एक दूसरे के अराउंड मूव करेंगे, और कभी कहीं जाएंगे कभी कहीं जाएंगे। तो ये मतलब थोड़ी सी वो है, लॉजिकल सी चीज़ है, ठीक है। तो दैट वाज इट अबाउट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई सवाल हो तो बताओ। इसके बाद हमारे पास आती है डिफ्यूजन आती है, ठीक है। अब डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती है ना वो टेस्ट हो रही होती है, तो उसको हमने समझा। बाकी अलीज़ा इसमें अभी तक सब कुछ समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसमें आपने कहा कि रेगुलर पैटर्न होता है, तो लाइक अगर ये स्क्वायर है तो उसमें ऑफ कोर्स 3 by 3 होगा। फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट शेप हो, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल हो, तो उसमें फिर रेगुलर पैटर्न कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा उसमें ना, ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसमें ये है, अच्छा इसमें ना रेगुलर पैटर्न भी आपके पास ना ये होता है कि जो आपके पास ट्रायंगल भी होता है ना, ट्रायंगल का भी एक एक्चुअली रेगुलर पैटर्न ही होता है। अब यस, अब मुझे पता है ये 3 by 3 वाली एग्जाम्पल से थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूँ ना तो वो कुछ ऐसे करके आपके पास होगा, ठीक है। अब ऐसे करके ना आपके पास होगा। अब ये वाला भी जो पैटर्न है ना, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो ये भी रेगुलर ही है। कैसे रेगुलर है मैं बताता हूँ। इसमें ये हो रहा है कि अगर हम ये वाला पैटर्न हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 1, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास ना एक पैटर्न बन रहा है काइंड ऑफ। आप यहाँ पे कह सकते हो कि n+1 का आपके पास ना पैटर्न बन रहा है। मतलब n आप कह लो कि एन आपके पास पहले होती है, एन आपके पास 0 कह लो पहले, ठीक है, 0 एन आपके पास। फिर आपके पास सेकंड रो आती है तो वो हो जाता है 2+1 हो जाता है, एंड देन +1+1+1 करके ना ये इसका जो पैटर्न है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो एन आप कह लो कि लेट्स सपोज आपके पास ना सम है, क्यूमुलेटिव सम है इस चीज़ का। ये वैसे अगर इसमें हम जाएंगे ना तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा, लेकिन इसमें हम ये देख सकते हैं कि इनका जो पैटर्न है ना वो +1+1 करके इस तरह करके इंक्रीज़ हो रहा है। और नॉर्मली इसको इस चीज़ से कंफ्यूज ना करना कि आपके पास हमेशा ही जो ऊपर नीचे इस तरह 3-3-3 करके पैटर्न आने चाहिए। हो सकता है इस तरह का कोई हो जाए, हो सकता है ऐसे कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो भी आपके पास सही होगा। हो सकता है आपके पास कोई ऐसे करके डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट बन रहा हो, ठीक है। लेकिन इवन वो अगर डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट एक बन रहा है ना तो उसका भी एक स्पेसिफिक यहाँ पे आप कह सकते हो कि पैटर्न होगा, ठीक है। आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, फिर यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, एंड देन यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्यूब होगा। तो वो इस तरह करके ना एक यहाँ पे एक पैटर्न जो होगा वो फॉलो करेंगे। तो ये रेगुलर पैटर्न का मतलब होता है कि दे आर स्टक टुगेदर विद ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास स्पेसेस बीच में इस तरह आ रही थी। तो आई थिंक द बेटर वे टू लुक एट इट इज़ दिस कि ये एक दूसरे के बिल्कुल ना साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं, स्पेसेस इनके दरमियान एक जितनी होती है, मतलब एक जितने पैटर्न्स की ऐसे करके स्पेसेस होती हैं। लेकिन इनको अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसेस आ रही हैं, यहाँ पे एक जैसी स्पेसेस आ रही हैं, यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। तो इस तरह करके इसको कंसिडर कर लो। तो रेगुलर पैटर्न से ना उनका ये मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डिफ्यूजन आ जाती है। अब डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वो बार बार यहाँ पे टेस्ट होती है एग्ज़ाम के अंदर, और इसके ऊपर थ्योरेटिकली भी। वैसे ये जो टॉपिक है ना पूरा, ये इतना टेस्ट होता ही नहीं है नॉर्मली पेपर के अंदर, लेकिन इसके अंदर डिफ्यूजन एक वाहिद चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रही है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी कि वो क्या होती है। अब डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट हम जब डायग्राम देखेंगे मैं बता देगा। डिफाइंड एज द मूवमेंट of particles
from a region of higher concentration to a region of lower concentration. From a region of higher concentration to a region of लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो ये हमारे पास होती है, इसकी टेक्स्ट बुक जो डेफिनेशन होती है ना वो यही होती है. एंड वी हैव टू मेमोराइज दिस एज वेल. मतलब यही वाली जो डेफिनेशन है ना ये एग्जाम के लिए भी हमें मेमोराइज करनी पड़ती है. अब कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्सेंट्रेशन दिस जस्ट मीन्स के आपके पास मीन्स द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है अमाउंट ऑफ एनीथिंग या पार्टिकल्स इस केस में हमारे पास पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास होती है कॉन्सेंट्रेशन. और इसकी एग्जांपल मैंने करवाई थी. एग्जांपल पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ क्या होती है. अच्छा, इसमें ना मैंने ये वाली एग्जांपल करवाई थी. इसमें क्या होता है हमारे पास कि लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पे ये बिरयानी जो है इसकी यहाँ पे आपके पास ना कंटेनर पड़ा हुआ है बिरयानी का. और इसके अंदर क्या हो रहा है, अब सारी सी बात है, जो आपके पास ग्रीन कलर की चीज़ आ रही है ना, दिस इज़ बेसिकली दी सेंट. ठीक है, ये खुशबू है या इसको आप कह लो अरोमा है. ठीक है, तो ये है वॉफ्टिंग अरोमा ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन. तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें ना हमारे पास यहाँ पे ये जैसे जैसे बिरयानी कुक होती है या अगर मामा भी किचन में बना रही हूँ तो क्या होता है, उसकी जो खुशबू होती है, उसका जो अरोमा होता है वो किचन से ट्रैवल करके हमारे तक आ जाता है. तो ये होता क्यों है? ये जो प्रोसेस हो रहा होता है जो हमारी डेली लाइफ में होता है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. जहाँ पर आपके पास बिरयानी बनी है जो कि सोर्स है आपका, वहाँ पर आपके पास जो अरोमा है, अरोमा का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा. अब जो अरोमा होता है वो गैस होती है. ठीक है, जो खुशबू आपके पास आती है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, तो दैट मीन्स इट्स अ गैस. ठीक है, और जो गैस होता है आपके पास, अरोमा का जो गैस का जो अरोमा होता है वो क्या कर रहा होता है, वो कॉन्स्टेंटली ना ट्रैवल कर रहा होता है. तो अब जहाँ पे आपने बिरयानी रखी है अपनी फ्रेश बना के, जारी सी बात है वहाँ पे अरोमा की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा खुशबू वहाँ पर आएगी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स वहाँ पर हैं, जो गैस जो अरोमा के पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब वो होता कि अरोमा के पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं बिकॉज दे टेंड टू फ्लो. क्यों ट्रैवल करते हैं? बिकॉज हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है दे क्विकली मूव इन ऑल डायरेक्शन. तो ये अपनी जगह से, मतलब अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्विकली मूव करते हैं टूवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और लेट्स सपोज जो किचन होता है जहाँ पे मामा खाना बना रही होती हैं, वो होता है हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया. और जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया होता है वो होता है कि जहाँ पर हमारे रूम्स होते हैं, या जब हम नीचे से आ रहे हो घर के अंदर एंटर होते हैं, घर के अंदर एंटर होते हैं तो हमें एकदम से खुशबू आती है गैरेज टाइप एरियाज़ पे, तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया होता है. ठीक है, बिकॉज आपका जो अरोमा होता है वो वहाँ पर ट्रैवल कर चुका होता है. तो ये चीज़ होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है डिफ्यूजन का. तो यहाँ पे हमने बता दिया मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास अरोमा टाइप हो गए फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और इसमें आपके पास हो सकता है आपके पास ना वो भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये जो होता है ना ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ गैसेस में हो रही होती है. ठीक है, अब यहाँ पे सवाल किस तरह के आते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो कि इस डिफ्यूजन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं. अब रेट आपके पास क्या चीज़ होती है? रेट बहुत जेनेरिक चीज़ होती है, फिज़िक्स में भी मैंने पढ़ाई हुई है और केमिस्ट्री में भी ये है कि रेट आपके पास जो होती है ना, रेट बेसिकली होता है किसी भी चीज़ का रेट हो सकता है. वो हो सकता है टाइम के हिसाब से उस चीज़ का कितना रेट है, दैट इज़ अ रेट. अब बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी अभी इसकी, लेकिन मैं समझा देता हूँ. रेट ऑफ डिफ्यूजन. अब नॉर्मली वैसे किसी भी चीज़ का हमारे पास यहाँ पे रेट आ रहा हो ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास है यहाँ पे रेट x, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x ओवर टाइम. ठीक है, तो रेट आपका होता है टाइम के हिसाब से कितनी चीज़ हो रही है. ठीक है, यही अगर मैं कहता हूँ रेट ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये मेरे पास हो जाएगा d ओवर t, कि मेरे पास इस टाइम में कितना डिस्टेंस
कवर हो रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा रेट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रेट का नॉलेज है, ये बहुत ये वैसे पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन ये बहुत ना जेनेरिक सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट डज़ इट रिप्रेजेंट। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, ठीक है। डिफ्यूजन का रेट हमारे पास क्या होगा कि आपके पास पर यूनिट टाइम कितनी डिफ्यूजन हो रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी आवर रेट, ठीक है। मतलब टाइम के हिसाब से आपकी कितनी डिफ्यूजन हो रही है। तो लेट्स सपोज आपके पास अगर 5 मीटर्स की डिफ्यूजन हो रही है इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड्स, तो ठीक है, एक आपके पास, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। वैसे ये जो चीज़ है ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आएगी, बट वैसे कंसेप्चुअली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास हो रही है 5 मीटर्स की डिफ्यूजन हो रही है, लेट्स सपोज 5 हो रही है, 5 मैग्नीट्यूड है, हमें नहीं पता इसका यूनिट क्या है, और 5 डिफ्यूजन हो रही है 2 सेकेंड्स में, और एक जगह डिफ्यूजन हो रही है आपके पास 10 डिफ्यूजन हो रही है 2 सेकंड्स में। तो हमारे पास विनर कौन है, ये विनर है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डिफ्यूजन हो रही है। क्यों? बिकॉज 2 सेकंड में अगर 10 डिफ्यूजन हो रही है, तो इसका मतलब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। तो ये होता क्यों है कि कभी आपके पास डिफ्यूजन स्लो हो रही होती है, कभी आपके पास डिफ्यूजन हाई होती है। अब इसकी जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ना, कॉमन एग्जाम्पल परफ्यूम्स की है। कुछ परफ्यूम्स होते हैं वो आपके पास ना उनकी खुशबू बहुत जल्दी आती है। जब भी कोई किसी ने परफ्यूम लगाया, आप किसी रूम में जाते हो, हर किसी को पता लग जाता है कि यू हैव अप्लाइड सम परफ्यूम्स। तो उस परफ्यूम की डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है इन रियलिटी। लेकिन जो परफ्यूम होते हैं, जो गंदे परफ्यूम्स होते हैं, उनकी खुशबू जाती नहीं है, वो हमारे तक भी बहुत मुश्किल से आ रही होती है, उनकी डिफ्यूजन बहुत कम होती है, ठीक है। तो वो वाले गंदे परफ्यूम्स होते हैं। तो हमें डिफ्यूजन को मैक्सिमाइज़ करना है। लेकिन अब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, वो हमने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक मिनट, थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहना है कि हमारे पास कितनी डिफ्यूजन हो रही है, हाउ मच डिफ्यूजन occurs in a given time, ठीक है। तो हमारे पास ना अब कुछ फैक्टर्स आते हैं दैट इफेक्ट आवर डिफ्यूजन, वो हम देख लेते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ रहे होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आता है ना, ये हमारे पास होता है, जो पहला फैक्टर इफेक्ट करता है वो होता है हमारे पास मैस होता है, ठीक है। मैस, या हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस आप कह लो, या आप एमआर कह लो। एमआर ना आपके पास हमने मोल्स वाले चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ना है इस चीज़ को, तो वो वाला चैप्टर हम जल्दी कर रहे होंगे, प्रॉब्ली इसके बाद शायद मैं करवा दूँ। तो ये होता है हमारे पास एमआर, या इसको आप कह सकते हो एआर। अब इसमें क्या फ़र्क है, मैं इसमें भी थोड़ी सी इसमें लॉजिक दे देता हूँ। ये जो आपके पास होता है ना मैथ्स, तो हमें पता क्या होता है। एआर आपके पास होता है ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। ये चीज़ें हम दोबारा से भी ना पढ़ेंगे। ये होता है सिंगल एलिमेंट का, और ये जो एमआर होता है ऑफ अ कंपाउंड, ये कंपाउंड का होता है, ठीक है। जो आपके पास कंपाउंड आ रहा होता है ना, उसका एमआर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिफ्यूजन। सबसे पहले मैस आता है, तो इसमें हमारे पास होता क्या पॉइंट हमारे पास ये होता है कि एज द मैस इंक्रीजेस, as the mass increases, the rate of diffusion also increases, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनका जो रिलेशन है ना, वो आप ये लिख सकते हो। और फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि as जो आपका mass होता है वो कम हो रहा होता है, तो आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो भी क्या हो जाता है। एक मिनट,
आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। अच्छा, इसमें आपके पास ना ये होता है, अगर आपका मैस इंक्रीज होता है ना तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है। क्यों कम होता है? बिकॉज आपका जो पार्टिकल है वो भारी हो गया, वो फैट हो गया। तो जाहिर सी बात है, जो फैट चीज़ होती है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रन, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका मैस जो होता है वो कम हो जाता है तो आपकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बिकॉज आपका पार्टिकल लाइट हो गया, एंड लाइट पार्टिकल्स आर ईजी टू मूव, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ना इसमें रिलेशन होता है। अब इससे हम यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाली जो, अगर आपके पास ऐसी चीज़ हो ना कि अगर आप एक क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर रहे हो और दूसरी क्वांटिटी आपके पास डिक्रीज़ कर रही है, या एक क्वांटिटी आप डिक्रीज़ कर रहे हो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो ये ऑपोजिट रिलेशन होता है। और इस ऑपोजिट रिलेशन को आप कहते हो इन्वर्स रिलेशन। तो आप यहाँ पे कहते हो मैस m एंड rate of diffusion RD have an inverse relation। इन्वर्स रिलेशन मैं बताता हूँ इसका क्या होता है। इसका एक ग्राफ भी आता है जो कि नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बट पता होना चाहिए। हैव इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको आप ऐसे लिखते हो कि जो m आपके पास आ रहा है ना, वो आप कह दो कि m इज़, ये होता है रिलेशन का सिंबल होता है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये RD, तो ये इसका सिंबल होता है। और इसको अगर आपने ग्राफिकली अगर आपने लिखना हो ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपका ग्राफ है और यहाँ पर लेट्स सपोज आपका है m और यहाँ पर आपका है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर इन्वर्स रिलेशन है ना इनके दरमियान, तो इसकी जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे करके बनेगी, या ऐसे करके बना सकते हो, या आप इसकी जो कर्व है ना वो आप ऐसे करके बना सकते हो। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह बनानी है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, ऐसे करके भी ना आप इसकी कर्व बना सकते हो, वो इट डिपेंड्स। लेकिन इस तरह करके आपके पास एक कर्व आती है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है, इसका रिलेशन होता है। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद आपके पास क्या आता है? आपके पास जो सेकेंड चीज़ होती है वो आपके पास होता है, जो कि फैक्टर होता है, वो आपके पास है टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ कर दो ना तो आपके पार्टिकल एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब आपके पार्टिकल एक्साइटेड होते हैं तो दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एज द टेम्परेचर T increases, the rate of diffusion also increases। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि और जैसे ही हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ करता है। इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अच्छा, थोड़ा सा ना चैप्टर ड्राई है आई नो, बट जैसे हमारी थ्योरी हो जाएगी ना हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग है इसमें। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ करता है ना, तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या करती है, वो भी यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाती है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज एज वेल। अब ये वाला जो रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि T एंड RD हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। तो इनका ना एक डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, ठीक है। और इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो TR है ना वो है डायरेक्टली रिलेटेड टू RD, और इसमें मैंने 1/, नहीं लगाया बिकॉज ये डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर इनका मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाना हो तो इनका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास बनता है। यहाँ पर आ गया T, यहाँ पर आ गया RD, और इसमें आपने रिलेशन कैसा बना दिया, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दी। तो ऐसे करके ना आपने ये चीज़ें शो की। तो ये इनके अंदर दोनों फैक्टर्स होते हैं दैट इफेक्ट देम। बाकी इसमें ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो हम यहाँ पे करते हैं। वो छोटा सा क्वेश्चन, वो आपको ये कहता है, एग्जामिनर देता है 4 मार्क्स का आता है, वो कहता है explain how increasing temperature
increases the rate of डिफ्यूजन। ठीक है, 4 मार्क्स का आप कर लो, 4 मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप हमने यहाँ पे ये लिखना है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी of particles also increases। ठीक है, उनकी काइनेटिक पार्टिकल जो एनर्जी होती है वो ऑल्सो इंक्रीज करती है। और फिर हम लिख सकते हैं एज देयर काइनेटिक एनर्जी को आप ना शॉर्ट फॉर्म में करके लिख दो के ई, लेकिन एग्जाम में आप मैं रिकमेंड करता हूँ पूरा लिखना ताकि मार्क्स ना कटे। एज के ई इंक्रीजेस, बिकॉज एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, ही कैन बी वोलेटाइल। तो यहाँ पे लिखो एज के ई इंक्रीजेस, आप कह दो कि देयर स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब आप कह दो एज द स्पीड इंक्रीजेस they move quickly in all the directions और अच्छा मूव करते हैं क्विकली इन ऑल दी डायरेक्शंस। और हम क्या कह सकते हैं कि एक मिनट, दे एज द स्पीड इंक्रीजेस दे मूव क्विकली इन ऑल दी डायरेक्शंस। हाँ बस यही है, दे मूव क्विकली इन ऑल दी डायरेक्शंस एंड थस द rate of diffusion also increases। ठीक है, तो ये आपके जो होंगे ना मार्क्स की डिवीजन हो जाएगी ऐसे, जो इस तरह करके वो आपकी मार्क्स की डिवीजन दे देगा। जो एक पॉइंट आपने मेंशन किया और आपने एक्सप्लेन किया ना, उसके भी आपको ना वो 2 मार्क्स दे देगा। तो इसमें 2 मार्क्स बन जाएंगे, कंक्लूजन के भी आपके ये बन जाएंगे। और यहाँ पे हमने लिखा था टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो इस तरह करके ना आपके पास वो मार्क्स ज़्यादा आपको दे देगा। तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स दैट इफेक्ट डिफ्यूजन। अभी तक कोई क्वेश्चन हो लीजा तो यू कैन आस्क, या कोई चीज़ ना समझ आई हो अभी तक तो बताओ। नहीं समझ आ गई। ओके ठीक है। अच्छा अब ना हमारे पास आई थिंक पास्ट पेपर्स ही हैं, तो वो कर लेते हैं, बाकी सब तो हो गया। अच्छा इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन हो रही है, क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को ना वो एक P2 के क्वेश्चन में भी ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे थे, डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट डिफ्यूजन। यहाँ पे हमारे पास है HCl है, इसको आप कहते हो HCl। अब ये जो छोटी छोटी केमिकल नोटेशन है ना, इनसे परेशान नहीं होना, ये एज यू गो अलॉन्ग आपको ना ये खुद ही फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये होता है HCl। ठीक है, और आपके पास जो अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम आपके पास होता है NH, मुझे भी भूल गया, ये होता है Cl। अमोनियम आई थिंक NH4 होता था, NH4 होता था, प्रॉबेबली NH4 है, तो NH4 होगा। और अमोनिया आपके पास होता है NH3 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने बना ली। अब वो कह रहा है कि विच एक्सप्लेन्स वाई द रिंग ऑफ द अमोनियम क्लोराइड अपीयर्स एज शोन। ठीक है, तो क्या चीज़ शो करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका ना मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो HCl है, HCl आपके पास HCl का MR आएगा, क्यों, बिकॉज ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोटॉन नंबर होता है वो होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एंड इसका होता है मेरे ख्याल में 35.5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 36.5। तो इसका जो मैस है वो ये हो जाएगा। और अगर आप NH4Cl को अब देखो इसके MR को, तो ये हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14। वी कैन गेट ऑल ऑफ दिस इन्फो फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 एंड देन Cl का हो जाएगा 35.5, तो ये हो जाएगा 39.5 एंड देन 49.5 53.5 आई थिंक ये हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर रॉन्ग है तो मुझे बता देना। अच्छा ये चीज़ होगी NH3
3 का जो एम आर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 14 नाइट्रोजन का एंड देन 3 इसका, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कम हमारे पास मैस आ रहा है ना वो इसका आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मैस इसका सबसे कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो अमोनिया है ना वो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैवल करके पहुँच जाएगा। तो और यही चीज़ हुई है, हमारे पास जो अमोनिया है वो इतना जल्दी यहाँ पे आके रिएक्ट कर गया। और ये जो पार्टिकल है HCl जो है, अच्छा इसको ना फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये मैंने एम ही लिख दिया, इसको इग्नोर करो, देयर वाज नो नीड टू कैलकुलेट दिस। ये तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट चीज़ है वो बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है। तो इसने कम क्यों ट्रैवल किया है, बिकॉज इसका मैस बहुत ज़्यादा है, एंड इसने ज़्यादा क्यों ट्रैवल किया, बिकॉज इसका मैस बहुत कम है और रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से अब जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया रिएक्ट करेंगे ना तो ये यहाँ पे X बनाएंगे, एक पार्टिकल बनाएंगे जो कि हमारे पास NH4Cl है, इसके मैस की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई द रिंग ऑफ द अमोनियम क्लोराइड अपीयर्स एज शोन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो NH3 है उसका मैस कम है और इसका मैस ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई दिस इज़ बीइंग फॉर्म्ड। अगर हमारे पास इनका मैस इक्वल होता तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, दोनों की रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होती और दोनों सेंटर में आके अपना मैस बना देते। यहाँ अगर HCl का मैस कम होता तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आके X बनता, ये कम ट्रैवल करता, ये वहाँ से जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाता। तो ये चीज़ होनी थी। तो यहाँ पे हमने देखना मैस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है। सबसे पहले वो हमें कह रहा है ए पार्ट के अंदर अमोनियम सोल्यूशन ओनली प्रोड्यूसेस अ गैस विच मूव्स अंटिल इट मीट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हमें डिफ्यूजन का कुछ नहीं बता रही, ये हमें ये एक्सप्लेन नहीं करी कि इस स्पेसिफिक पोजीशन पे ही क्यों आपके पास चीज़ बनी है। तो ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है, तो इसको कट कर दो। बोथ सोल्यूशन प्रोड्यूसेस अ गैस बट अमोनिया मूव्स क्विकर देन हाइड्रोजन क्लोराइड बिकॉज इट इज़ लाइटेड। डेफिनेटली यही चीज़ बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन क्लोराइड विच स्टेज एट वन एंड ऑफ द ट्यूब अंटिल अमोनिया रीचेस। वो कह रहा है HCl एक एंड पे रहता है, नहीं HCl एक एंड पे नहीं रहेगा, HCl भी हमारे पास ना ट्रैवल करेगा। तो ये वाली भी स्टेटमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि द टू सोल्यूशन रन अलॉन्ग द ट्यूब अंटिल दे मीट। डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है, लेकिन स्टिल इट डज नॉट एक्सप्लेन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे स्पेसिफिक सिनेरियो वो खाली ये बन रहा है, हमने डिफ्यूजन और मैस से जो चीज़ होती है वो रिलेट करके बतानी है, यहाँ टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर मेंशन हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेम्परेचर इतना मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो ये मुझे कंफर्म करो लीज़ा, ये समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे वो कह रहे हैं टू गैस चार्ज सेटअप, पहले इनके दरमियान लेड थी और यहाँ पे एक ब्राउन गैस थी। अब जैसी लेड हमने हटाई तो ब्राउन गैस इवनली स्प्रेड आउट होगी, बस उसका जो कलर है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी कम होगी। अब अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो सारी सी बात है उसका कलर भी थोड़ा कम होगा। तो वो कह रहे हैं वाई डज दिस हैपन। तो अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास कंडेंसेशन हो सकता है। क्या कंडेंसेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ी है? नहीं पढ़ी, कट कर दो। डिफ्यूजन हमने पढ़ी है, यस पढ़ी है, तो ये होगा। इवेपोरेशन नहीं पढ़ी तो ये भी नहीं होगा। और वैसे भी अगर पढ़ी भी ली होती तो मतलब ये हो नहीं रही। डिफ्यूजन होती है फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमारे पास खाली क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी इसके अंदर। और ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आपके पास ना दो गैस जार्स हैं, एक आपके पास ये है जार, एक आपके पास ये है। अब विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स वाई द ब्रोमीन एंड एयर मिक्स टुगेदर। तो हमने क्या करना होता है, इसको रिमूव कर देते हैं और डिफ्यूजन हमने देखना है। वो कह रहा है ब्रोमीन इज़ डेंसर देन एयर। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ब्रोमीन है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही थी ब्रोमीन इज़ डेंसर देन एयर। होती है, होगी, कोई ना कोई इसमें से एक दूसरे ज़्यादा डेंसर होगी। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो आपके पास एयर का MR होता है ना, एयर ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन का MR जो होता है ना वो आपके पास होता है अप्रॉक्सीमेटली आप कह लो 30 होता है, ठीक है। तो एयर का जो MR होता है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 30 होता है। तो अगर किसी गैस का MR इससे ज़्यादा है तो वो उससे हैवी है, अगर इससे कम है तो वो लेस है। O2 होता है ना आपके पास, O2 आपके पास ऑक्सीजन होता है तो उसका होता है 32, लेकिन आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर को जब मिला दो तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये वाली जो दो स्टेटमेंट्स हैं वैसे नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इतनी आप वो वाली चीज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे ना हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल मूव्स अपवर्ड्स एंड मॉलिक्यूल्स इन एयर मूव डाउनवर्ड। ज़रूरी नहीं है, आपके पास ये रैंडम मोशन हो रही थी, इनका कोई मोशन नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स इन ब्रोमीन एंड एयर मूव्ड रैंडमली। तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह मूव कर रहे होते हैं, दे ऑलवेज मूव रैंडमली। और इसमें मतलब डिफ्यूजन की कोई चीज़ नहीं आ रही। अगर
हाँ, आप ये ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हो सर, हमने पहले डिफ्यूजन पढ़ी थी, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन था वो यहाँ पे मूव कर गई, और यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन था वो यहाँ पे मूव कर गई, तो कैन दैट हैपन? आई मीन काइंड ऑफ डिफ्यूजन हो रही होती है यहाँ पे, बट यहाँ पर आपने रैंडम मूवमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है, बिकॉज जो दोनों की मूवमेंट होती है रैंडम होती है। हाँ, अगर वो इस तरह के क्वेश्चन आपको देता है ना कि यहाँ पे कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आपके पास कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, तो इस स्पेसिफिक पोजीशन पे क्यों हो रही है, फिर आपने डिफ्यूजन को रिलेट करना है। वरना अगर गैसेस खाली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है जिस तरह नेचुरली हो रही होती हैं, वो आपके पास ना खाली नॉर्मल जो होती है वो रैंडम मोशन होती है, एंड नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अच्छा, अभी हमारे पास ये चीज़ें भी रहती हैं, चलो कर लेंगे इनको, इतना कुछ है नहीं, आई थिंक नेक्स्ट 20 मिनट्स में हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, द डायग्राम शोज अ कप ऑफ टी विच रो डिस्क्राइब्स द वाटर पार्टिकल्स इन द एयर अबव द कप कंपेयर्ड विद द वाटर पार्टिकल्स इन द कप। तो वाटर पार्टिकल्स हमारे पास कप में भी हैं और एयर में भी हैं। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास चीज़ एयर में होती है ना वो लाइटर होती है, लेस डेंस होती है। और लेस डेंस क्यों होती है? बिकॉज उसके ऊपर हीट ज़्यादा लग रही होती है। हमारे पास जो वाटर है ना, वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के अंदर पार्टिकल्स लिक्विड हैं, और जो एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है गैसेस पार्टिकल्स हैं। तो वो कह रहा है विच रो डिस्क्राइब द वाटर पार्टिकल्स इन द एयर कंपेयर्ड विद वाटर पार्टिकल्स इन द एयर कंपेयर्ड विद द वाटर पार्टिकल्स इन द कप। तो वाटर पार्टिकल जो एयर में है वो मूव फास्टर कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन दे आर नॉट क्लोज टुगेदर, दे आर फार अपार्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगी। तो कंपैरिजन हमने बताया था वाटर पार्टिकल, ये जो एयर पार्टिकल्स का कंपेयर विद द वाटर पार्टिकल्स, तो वो मूव फास्टर करेंगे बट क्लोज टुगेदर नहीं होंगे बिकॉज दे आर इन एयर गैसेस मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे चीज़ होगी। बाकी नीचे ना आपके पास ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको मैं अब सिंपल ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करूँगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी। इसमें बस ना हमने थोड़ी सी चीज़ें जो है वो जेनेरिक सी देखनी है बस। आपके पास वो आ जाता है मेल्टिंग, एवेपोरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको बस हमने देखना ही है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा, अब चेंजेस ऑफ स्टेट क्या होती हैं? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना। 3 स्टेट्स की हमने बात की थी। ठीक है, हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये आपके पास ना चेंजेस ऑफ स्टेट्स का टेबल है, अगर आप ये याद कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आपके पास सॉलिड है, सॉलिड को आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करो तो वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने रिवर्स करना है, अगर आपके पास लिक्विड है, लिक्विड को थोड़ा सा आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करो, आप उसको फ्रीज़ करो तो वो फ्रीज़ होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास लिक्विड है, लिक्विड को थोड़ा सा और टेम्परेचर प्रोवाइड करो, वो या तो बॉईल करेगा या तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन का भी डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, और वो गैस बन जाएगा। अब अगर गैस को मैंने वापस सॉलिड में कन्वर्ट करना है, गैस को बल्कि लिक्विड में देखते हैं, गैस को अगर मैंने लिक्विड में करना है तो वो कंडेंसेशन होगी। और कंडेंसेशन बेसिकली आपके पास ना वो हो रही होती है, क्या कहते हैं, जो आपकी रेनफॉल होती है, रेनफॉल कंडेंसेशन होती है। आपके एयर पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके आसमान में एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस वाटर के अंदर, थोड़ा सा कोल्ड होके ना वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह आपके पास कभी देखा ना, जब आपके पास अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में क्या होगा, जो आपके पास फॉग होती है, फॉग जब गाड़ी के शीशों में, गाड़ी की विंडशील्ड पे जा रही हो, तो वो एकदम से गाड़ी की विंडशील्ड पे आपके पास फॉग आती है जो कि गैस होती है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के शीशों में लगती है, थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर और डिक्रीज़ होता है और वो पानी बन जाती है। मतलब आपकी गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं वो बस द वेट होती हैं विंटर के अंदर, अगर आप उनको फॉग में बाहर छोड़ दो। तो ये प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना हो विदाउट एनी लिक्विड स्टेट, तो इस प्रोसेस को आप कहते हो सब्लिमेशन। और अगर गैस को वापस सॉलिड में करना है विदाउट एनी लिक्विड स्टेट, तो उसको आप कहते हो रीसब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन बेसिकली आपके पास बस यहाँ पे मुश्किल चीज़ है, और मुश्किल भी नहीं है, वो थोड़ी सी बस न्यू चीज़ है। और सब्लिमेशन में आपके पास बस ये होता है कि आपके पास ना सब्लिमेशन में ना बस ये होता है कि हमारे पास लिक्विड स्टेट नहीं होती, बस ये चीज़ होती है। बाकी जिस तरह हमने बाकी चीज़ें पढ़ी हैं वो भी सेम वैसी चीज़ें हैं। दी ओनली डिफरेंस इज़ दैट वी डोंट रियली हैव अ लिक्विड स्टेट इन दिस। ठीक है, तो बस ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसके अलावा तो खैर इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंसेस क्या होते हैं, इवेपोरेशन जो होती है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, और बिकॉज
और टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। आपने कभी देखा अपने होम टाउन के पास या स्ट्रीट्स के पास कोई पडल्स हों, पडल्स कितनी देर तक पड़े रहते हैं और वो खुद ही खुश्क हो जाते हैं, लेकिन उनको खुश्क होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बारिश के फ़ौरन बाद ही वो होते हैं, बारिश के कुछ 2-3 दिन बाद तक वो पड़े रहते हैं और फिर जाके वो गायब होते हैं। तो ये इवेपोरेशन होता है, स्लो प्रोसेस होता है, टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, और कोई एक्सटर्नल फायर या हीट नहीं आप प्रोवाइड कर रहे होते। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, टेक्स प्लेस एट दी सरफेस पे आपके बबल्स बन रहे होते हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ वो सरफेस पे होता है और आप इसमें ना फायर प्रोवाइड कर रहे होते हो। तो ये आपके पास इनके दरमियान डिफरेंस होता है जो कि एग्जामिनर पूछता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो पूछ लो रीज़ा, या कोई चीज़ ना समझ आई तो बताओ। नहीं समझ आ गया। ओके अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास होते हैं हीटिंग कर्व्स एंड कूलिंग कर्व्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हमने देखना। अब इसमें अक्सर एग्जामिनर हमसे कुछ सवाल करता है इंपॉर्टेंट जो कि पता होने चाहिए। अब हीटिंग कर्व क्या होता है? हीटिंग कर्व बेसिकली आपको शो करता है कि आपने अगर अपने सॉलिड को हीट करना है तो वो कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर कैसे सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपने अपना सॉलिड पकड़ा, उसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करते गए और जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया वो फिर क्या होने लग जाएगा, वो फिर इस तरह कांस्टेंट लाइन के साथ मेल्ट होने लग जाएगा। अब जैसे ही वो मेल्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आप फिर लिक्विड का टेम्परेचर और इंक्रीज़ करो। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा वो बॉईल करने लग जाएगा और बॉइलिंग होगी यहाँ पे, और जैसी बॉइलिंग हो गई तो वो फिर फाइनली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह करके गैस बन जाएगा। और अगर कूलिंग कर्व में देखें तो आपके पास गैस है, ऑपोजिट चीज़ हो रही है, इन्वर्स हो रही है। गैस थी, गैस को आपने थोड़ा ठंडा किया, कंडेंसेशन होगी, फिर लिक्विड बन गया, लिक्विड को और ठंडा किया, फ्रीज़ हुआ, और फ्रीजिंग के बाद वो दोबारा क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ये चीज़ होगी। अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी आती है, एग्जामिनर आपसे जो ग्रीन पोर्शन है ना इसके बारे में हमेशा पूछता है। वो कहता है जो ग्रीन पोर्शन यहाँ पे आ रहा है ये आपके पास कांस्टेंट क्यों है और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा। देखो हमारे पास टेम्परेचर चेंज जो है ये वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? अब ये इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज अभी इस स्टेट के अंदर हमारे पास मेल्टिंग प्रोसेस में है, मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो जब तक मेल्टिंग कंप्लीट नहीं होगी हमारा जो मेल्टिंग का पॉइंट होता है वही रहेगा। आपका लेट्स सपोज वाटर का जो बॉइलिंग का पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 होता है। तो जब आप उसको जितनी मर्जी हीट प्रोवाइड कर दो वो बॉईल हमेशा 100 डिग्रीज पे होगा, और जब तक वो बॉईल नहीं हो जाएगा, वो पूरा गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 100 ही रहेगा, बिकॉज 100 इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट पे आपके पास जब आपकी चीज़ मेल्टिंग के प्रोसेस में होती है ना, तब उसके अंदर सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। लेट्स सपोज आपने अपनी कैंडल रखी है जिसको जला दिया है। अब जब आप कैंडल को जलाओगे तो कैंडल आपकी सॉलिड भी होती है और साथ साथ कैंडल आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट भी करती रहती है, लेकिन जब तक वो पूरी तरह लिक्विड नहीं बनी तब तक उसके अंदर थोड़ा बहुत सॉलिड होगा। और ये मतलब ये तो थोड़ी सी कॉमन सेंस है कि अगर आप किसी चीज़ को मेल्ट कर रहे हो, फायर प्रोवाइड कर रहे हो, तो एकदम से वो मेल्ट नहीं हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस कुछ भी नहीं होता। वो थोड़ा सा उसके अंदर सॉलिड भी होगा, थोड़ा सा लिक्विड भी होगा। तो ये चीज़ होती है। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप लिक्विड को बॉईल करें तो इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड होगा, गैस भी होगा, लेकिन जैसे ही पूरी बॉइलिंग होगी वो कंप्लीटली गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये गैस है कंडेंसेशन की, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा, और कंडेंसेशन पूरी होगी, खाली लिक्विड आ गया। फिर लिक्विड को फ्रीज़ किया तो सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, थोड़ा पार्ट सॉलिड होगा, थोड़ा पार्ट लिक्विड होगा, पूरी की पूरी फ्रीजिंग होगी, खाली सॉलिड आ गया। तो ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ये पॉइंट आपने लिखना है, एग्जामिनर आपको 1 मार्क जो होगा ना इस पर अवॉर्ड कर देगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, द वी कैन सी। बाकी हमारे पास ना ये वाले यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल सवाल है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है, वो कह रहा है सॉलिड से अगर हम लिक्विड जाते हैं तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, मेल्टिंग का होता है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कंडेंसेशन। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही हमारे पास ना ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले एलिमिनेट कर दो जो कि बिल्कुल ही स्टूपिड स्टेटमेंट्स है। तो ये एलिमिनेट हो गया। एंड देन लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास होता है बॉइलिंग, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या है, बॉइलिंग। तो लेकिन यहाँ पे उसने लिखा फ्रीजिंग, यहाँ पे भी उसने लिखा फ्रीजिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बकाया ऑप्शन क्या बच जाती है, हमारे पास ऑप्शन सी बच जाती है। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हैं। डब्ल्यू हमारे पास है मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में जाना हो तो वो वाई है, वो होता है फ्रीजिंग। एंड देन हमने गैस से लिक्विड में जाना तो कंडेंसेशन है, एंड देन लिक्विड से गैस में जाना तो वो बॉइलिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि एक मिनट, अच्छा इसमें हमारे पास ना यहाँ पर आ जाएगा आपके पास विच रो शोज बोथ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस
एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो गैसेस फ्लो ईजिली होता है, द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर वीक। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना पेंडिंग करो बिकॉज मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बल्कि एक मिनट, शायद हो सकता है ये भी सही हो, लेकिन पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ गैस इंक्रीजेज व्हेन द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। अच्छा, प्रेशर वैसे होती है बात, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते जब वॉल्यूम डिक्रीज करो ना, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बिकॉज छोटे से पार्ट में आपका इतना ज़्यादा क्वांटिटी आ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। दी प्रेशर कुकर कभी देखा है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज उसके अंदर गैस इंक्रीज हो जाती है। दी पार्टिकल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा, ये बात ना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन स्टिल मैं इस स्टेटमेंट को गलत कहूँगा। क्यों कहूँगा गलत? बिकॉज ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपके पास फ्लो वाली है। ये जो ऊपर वाली हमने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी, हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि गैसेस फ्लो इजीली, नॉट कंप्रेसिबल एंड याडा याडा। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हुई। यहाँ पे वगैरह दी वॉल्यूम ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ गैस इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। हाँ, ये भी होता है। एक मिनट, ये तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। द वॉल्यूम ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ गैस इंक्रीजेज the volume when the temperature is increased, the particles in a gas or the spread of the perfume particles is due to diffusion। अच्छा, diffusion की हमने ना बात नहीं की थी तो इसको कैंसिल आउट कर दो। diffusion ठीक है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन से ये भी गलत बात करती, तो ये चीज़ कैंसिल आउट होगी। मुझे थोड़ा सा सी में कन्फ्यूजन हो रही है। the volume of a sample of gas increases when the temperature is increased, बात तो सही है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, आपके जो गैस पार्टिकल्स हैं वो फार अपार्ट जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, काइनेटिक पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टी इसकी है, दी पार्टिकल्स इन अ गैस आर फार अपार्ट। वैसे हो सकता है, आई थिंक सी हो सकता है, क्योंकि जो पार्ट ए था ना हमारे पास, पार्ट ए में प्रॉपर्टी सही है बट आई थिंक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी गलत है। आपके पास है इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपके पास यही बनेगी कि आपके पास पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, क्योंकि तभी वो आराम से ना फ्लो करता है। बट इसमें मुझे फिर कंफर्म करना पड़ेगा, एक मिनट मुझे इसको कंफर्म कर लूँ। इसमें भी लिखा हुआ है, एक मिनट मुझे ना इसको मार्किंग सीम से कंफर्म करने दो। लेट मी सी इसका आंसर। वैसे बातें जो यहाँ पे बन रही है ना, हर बात यहाँ पे टेक्निकली ट्रू है, जो सारी की सारी इन्होंने बातें की हैं। बस ये जो ऑप्शन डी है ना वो क्लियरली गलत है, बिकॉज इसमें उन्होंने डेफिनेशन ही गलत लिख दी है। बाकी ये वाली स्टेटमेंट्स तो हर जगह ट्रू हो रही है। अच्छा, इसमें ना ऑप्शन बी जो है ना वही करेक्ट है। मैं बताता हूँ इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इसमें ना ये है कि एक तो हमारे पास ना ये वाली चीज़ बिल्कुल दुरुस्त प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये वाली भी हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त प्रॉपर्टी है, ये वाली भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये वाली भी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ये सारी ऑप्शन यहाँ दुरुस्त हैं। इसमें ये वाली क्लियरली गलत है क्योंकि डेफिनेशन गलत है। अब यहाँ पे जो सी पार्ट आ रहा है ना, इसमें वो कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, एक्सप्लेनेशन उसकी है द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फार अपार्ट। अब इसमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन ये होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो आपकी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से दे मूव फार अपार्ट। तो इसमें ये नहीं है, ये बात दुरुस्त है, गैसेज इन अ पार्ट आर डेफिनेटली फार अपार्ट, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस वजह से ना हमने इसको इंक्रीज़ कर देना। इसकी एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दैट एग्जामिनर वांट्स इज दैट कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है।
और जो बी पार्ट है उसमें द पार्टिकल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ये मेरे ख्याल में अगले आने वाला जो चैप्टर है ना उसमें मैं इसकी वर्किंग करवाऊंगा भी। तो इसकी हमेशा ये होती है, इस पर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी जाता होता है। इसमें आप लिखते हैं किस तरह कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ होता है, जैसे वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है पार्टिकल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड दे एक्सर्ट मोर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये चीज़ होता है, और इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत है। द बॉन्ड्स विद द मॉलिक्यूल्स आर वीक, ट्रू है, बट इसकी जो करेक्ट लॉजिक होती है वो ये होती है कि दे आर फार अपार्ट। फार अपार्ट जो होते हैं ना उनकी वजह से ये आराम से फ्लो करता है। तो इस वजह से आपने इसकी ये रीज़न होनी चाहिए थी असल, और इसकी ये रीज़न होनी चाहिए, तो इस वजह से आप यहाँ पे ऑप्शन बी कर लोगे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ ना समझ आई अभी भी तो बताओ, इसे क्लियर है लीजा? जी, मगर मुझे वॉल्यूम और वो टेम्परेचर के रिलेशन समझ नहीं आया। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ। इसमें ना ये वाला जो टेम्परेचर होता है ना, ये आपका यहाँ पे बेसिकली होता है बॉयल्स लॉ होता है, ये फिज़िक्स में ना आप पढ़ोगे भी। इसमें ये होता है कि आपके पास जो P1 V1 है वो इक्वल्स टू होता है P2 V2। अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है इन्वर्स रिलेशन आ जाता है। अब ये तो खैर यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको अगर मैं देखूँ तो अच्छा इसमें ये होता है कि अगर आपने P1 और V1 के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, तो आपको P1 को लेकर जाना पड़ेगा इस साइड के पास, और इस साइड पे जब ये जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये क्योंकि नीचे आ रहा है तो इनका जो रिलेशन बन जाएगा क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये आपका ना इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास अगर आप प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और बाय द वे इस तरह रिलेशन जो होता है ना वो फाइंड आउट करते हैं। जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने रिलेशन फाइंड करना है उनको कंसिडर करो, बाकियों को इग्नोर कर दो, 1 से रिप्लेस कर दो। और आपने ये देखना है अगर आपके पास जो लेवल है इनके सेम आ रहे हैं ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन तो डायरेक्ट है। मतलब अगर आपके पास P1 यहाँ पे आता और V1 भी यहाँ पे आता तो फिर आप कहते ऐसे डायरेक्ट रिलेशन बनता। लेकिन जो आपका P1 है वो आपका डिनोमिनेटर में हो गया और ये न्यूमरेटर में, तो लेवल्स डिफरेंट हो गए इनके, तो इस वजह से इन्वर्स बनेगा। तो ये तो खैर मैंने थ्योरेटिकली बात करी, कॉन्सेप्चुअली मैं समझाता हूँ कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर अच्छा प्रेशर ऑफ इसके अंदर आपके पास जो गैस पार्टिकल्स है ना वो इस तरह करके फार अपार्ट है, तो प्रेशर जो है प्रेशर कम है। लेकिन अगर आप ले लेते हो अपने पास ऐसा करके, आप जो अपना पार्टिकल है वो ले लेते हो, पार्टिकल्स इसमें सेम है और पार्टिकल्स अब आपके पास ऐसे ऐसे आ जाएंगे, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज वो पार्टिकल्स एक दूसरे के ना पास पास आ गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। जिस तरह अगर बलून को देखो, बलून अगर आप बड़ा सा लो और उसके अंदर थोड़ा सा पानी लो तो वो बलून स्टिल छोटा लगेगा, लेकिन अगर आप छोटा बलून लो और उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ पानी लो तो वो बलून बहुत बड़ा लगेगा और वो बहुत ज़्यादा फटने वाला हो जाएगा, तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इवन आपके जो प्रेशर कुकर्स होते हैं उसमें भी प्रेशर इसलिए ज़्यादा आपके पास हो जाता है बिकॉज उसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। तो जब आप प्रेशर कुकर को ऊपर से उसके अंदर से जो भी लिड वगैरह होती है वो उठाते हैं तो एकदम से उसके अंदर से ना वो हवा निकलती है। तो ये होता है प्रेशर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ आई है लीजा? अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, बाकी हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हेन मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच गैस डिफ्यूजेस एट द सेम रेट एज नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 इन नॉर्मल कंडीशंस। तो नाइट्रोजन का जो हमारे पास AR होता है वो होता है 14, और 14 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 28। तो हमने फाइंड आउट करना है किसका MR 28 है। तो इसका अगर हम देखें तो हो जाएगा 14 + 3 इक्वल्स टू 17, नो इनकरेक्ट ऑप्शन। इसका अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 12 + 16, ये इनके ना रिस्पेक्टिव वो हैं चीज़ें, तो ये हो गया 28, तो ये हमारे पास हो गया 2, तो ये ऑप्शन हो जाएगी। इसका अगर मैं देखूँ तो कार्बन का 12 और 2 एटम्स हैं तो ये हो जाएगा। एंड देन हाइड्रोजन का होता है 1 AR और 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 24 + 6 30 हो जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। और ऑक्सीजन का अगर मैं देखूँ तो AR 16 होता है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 32, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास जो होगी ना ऑप्शन 20 में आंसर हो जाएगा। कोई इसमें क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं। अच्छा, बाकी हमारे पास जो है ये एक क्वेश्चन आ रहा है, ये भी डिफ्यूजन का आ रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है हीलियम गैस एंड आर्गन गैस आर मिक्स इन अ क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट हैपेंस व्हेन द 2 गैसेस आर इन कंटेनर। तो वो कह रहे हैं आर्गन एंड हीलियम, बल्कि मेरे ख्याल में डिफ्यूजन का शायद नहीं है,
आई थिंक आई हैव मिस्ड इट. गैस है ना, गैस तो रैंडम मूवमेंट कर ही होता है. They become evenly mixed throughout the container even though they have different masses. Argon and helium atoms both move toward the bottom of the container. कोई भी इनकी मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल गलत है. कोई भी इनकी स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होती. वो कह रहे हैं बॉटम पे ये जाता है, नहीं. स्पेसिफिक मूवमेंट गैसेस की नहीं होती, रैंडम होती है. आर्गन एंड हीलियम मूव टुवर्ड्स द बॉटम, नहीं. वही चीज़ इसने बात कर दी यहाँ पे. स्पेसिफिक मूवमेंट तो होती नहीं, रैंडम मूवमेंट होती है, हमने पढ़ा था टेबल में. आर्गन मूव टू द बॉटम, नहीं. तो खाली ऑप्शन कहाँ पर है, ये. और यहाँ पे कह रहे हैं इवनली. इवनली का मतलब है रैंडमली अगर मूव करें तभी इवनली मिक्सड होगा, ठीक है. तो ये चीज़ हो रही होती है. तो ये चीज़ होगी हमारे पास. इसके बाद हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि एज साइंटिस्ट हीट्स अ सैम्पल ऑफ अ लिक्विड, दिस साइंटिस्ट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल एंड प्लॉट्स अ ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम. Which statements are correct? Between point W and X, the temperature increases and the particles move faster. ठीक है. तो between W and X, the temperature increases and the particles move faster. Yes, temperature increase करेगा, कर रहा है, ग्राफ से शो कर रहा है. Particles move faster, yes करेंगे जब temperature increase करेगा, because kinetic energy increase करती है. Between point, तो ये तो हमारे पास true होगा, ठीक है. Between point and X, Y, there is no change in temperature because the energy is needed to change a liquid into a gas. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. because the energy is needed to change a liquid. yes, liquid है कि solid है? solid into, अच्छा, ओरिजिनल हमारे पास चीज़ जो थी वो लिक्विड थी, तो यहाँ पे हमारे पास होगा लिक्विड होगा, और यहाँ पे हमारे पास होगा चेंज इन स्टेट हो रहा है, तो यहाँ पे होगा लिक्विड प्लस गैस, और जब पूरी की पूरी बॉइलिंग हो जाएगी तो वो खाली गैस बन जाएगा. अब वो कह रहे हैं बिटवीन पॉइंट वाई एंड जी द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट. ठीक है. तो वो कह रहा है बिटवीन पॉइंट वाई एंड जी जो पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं वो क्या कर रहे हैं, दे मूव फर्दर अपार्ट. तो वाई एंड जी में फर्दर अपार्ट मूव करें पार्टिकल्स. ओके, ठीक है, सही है, ये भी बात सही है. तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो फर्दर पार्ट जो है ना वो मूव कर रहा है. बाकी इसमें एग्जाम टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ना पेस्ट किया हुआ था, इनको मैं डायरेक्ट आपको कर दूंगा. बाकी एक क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छे होमवर्क, वो आप अटैम्प्ट कर लेना. और अलीज़ा, आई विल बी टेकिंग दी टेस्ट ऑफ दिस एज वेल, ठीक है. तो वो भी प्रिपेयर कर लेना. जैसे जैसे हमारा एक चैप्टर एंड होगा ना तो आई विल बी टेकिंग इट्स टेस्ट. अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, देयर आर टू गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच गैस रीचेज द पॉइंट एक्स फर्स्ट, एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल. तो सबसे पहले इनका एम हमने कैलकुलेट कर लिया. नाइट्रोजन का 28 है, इसका 32 है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास ऑक्सीजन पहले जाएगा. अब इसमें करना क्या होता है, 4 मार्क्स तक का मैक्सिमम P2 का क्वेश्चन आता है. सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप है आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करेंगे. तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया गैसेस ट्रैवल थ्रू डिफ्यूजन, 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल गया. दूसरा मार्क आपको तब मिलेगा जब आप इसकी डेफिनेशन डिस्क्राइब करोगे, जो कि डेफिनेशन इसकी होती है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. दूसरा मार्क इसका मिल गया. थर्ड मार्क इस पर मिलेगा जब आप कहोगे नाइट्रोजन हैज़ लेस MR, और आप MR शो भी कर दो 28 एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन विच हैज़ MR 32. सो इट ट्रैवल्स फास्टर एंड रीचेज एक्स फर्स्ट. तो यहाँ पे आपको ना 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे, 1 2 3 4, 2 टिक्स, तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. बाकी ये मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और मुझे भेज देना एंड देन आई कैन चेक इट आउट एज वेल, ठीक है. तो ये चीज़ कर लेना. बाकी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कोई असाइनमेंट मैं एसएच असाइनमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज कोई असाइनमेंट है नहीं. अच्छा, बाय द वे, डू यू हैव